हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा एसएसटी प्रैक्टिस सेट नंबर 33 होने वाला है। नोट्स के माध्यम से हम लोग पूरा पहले टॉपिक देखेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर कवर करेंगे और फिर जाहिर सी बात है एमसीक्यू देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आज हम लोग एक एक टॉपिक जैसे ही खत्म करेंगे वैसे तुरंत ही एमसीक्यू देख लेंगे, ठीक है? तो आप लोग एकदम अलर्ट मोड में रहिएगा, बातचीत कम कीजिएगा चैट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री सेगमेंट उठाएंगे और जो हमारा हिस्ट्री में आज का टॉपिक होने वाला है वो क्लास 7 हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 6। इसमें आपको नगर, व्यापारी और शिल्पी जन पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि मध्यकालीन नगरों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। हम लोग इस समय मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत। और हमने जो स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है उसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने मुगलों को देखा, उनका स्थापत्य वगैरह देखा, दिल्ली सल्तनत, उनका स्थापत्य, ये सब देख लिया है। आज हम देखेंगे कि जो मध्यकाल वाला समय रहा है, यानी कि जो मध्यकाल है उसमें नगर जो है उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। पहला टॉपिक है ये। देखिए, जो मध्यकाल है इसमें आपको जो नगर देखने को मिलेंगे वो अपनी गतिविधियों के आधार पर अलग अलग टाइप के जाने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट कोई एक व्यक्ति आया हुआ है मध्यकाल में, कोई एक व्यक्ति कहीं से भी आया हुआ है यात्रा पे देखने की, चलो घूम के आते हैं भारत, मध्यकाल का जो भारत है वहाँ के नगर कैसे हैं। तो वो नगरों को किस तरह से देखेगा, मतलब उसके पास जो नजरिया है वो कौन सा होगा। तो वो हो सकता है मंदिरों को एक देखे कि प्रशासनिक केंद्र कौन से हैं, और जो प्रशासनिक केंद्र है वहाँ की स्थिति कैसे है, वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसे है, या फिर वहाँ पे क्या लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर ज्यादातर लोग व्यापार कर रहे हैं, या फिर कुल मिलाकर के वहाँ की इकोनॉमी कैसे है, ठीक है? वही हो सकता है कि वो ये सोचे कि छोड़ो, दूसरा टाइप देखते हैं कि क्या वहाँ पे मंदिर वगैरह है या नहीं, या फिर मतलब कि जो वाणिज्य वगैरह है वो कैसे है। यानी कि कुल मिलाकर के कई नजरिए से कोई भी व्यक्ति एक जगह को एनालिसिस करता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक केंद्र क्या होते थे, मंदिर नगर क्या होते थे, वाणिज्यिक शहर और पत्तन नगर ये सब क्या है। तो ये सारी शब्दावलियां आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रशासनिक केंद्र है आपको पता हो कि जहां से प्रशासन चलाने का काम किया जाता है, अर्थात अगर आप ये कहें कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है? जैसे किसी भी स्टेट की कैपिटल होती है वैसे ही आप समझिए कि मध्यकाल में जो भी शासक रहे हैं वो शासक जहां से अपना प्रशासन करते थे, आप उसको कैपिटल समझिए। तो एक तो इस तरह के नगर होते थे, यानी कि कैपिटल या प्रशासनिक नगर। दूसरा मंदिर नगर, और ये मंदिर नगर क्या होते थे, जो धार्मिक गतिविधियों और तीर्थ यात्रा के मुख्य केंद्र थे, ठीक है? यानी कि जहां से धर्म से रिलेटेड काम होंगे, या फिर लोग वहां पे भगवान जी की मतलब भगवान जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, अर्थात तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। वहीं तीसरा जो शहर है वो क्या है, कमर्शियल टाउन्स, यानी कि वाणिज्यिक शहर। तो जहाँ पे व्यापार और लेन देन करने का काम होता था, यानी कि व्यापार और लेन देन को डेडिकेटेड जो शहर रहते थे उन्हें कहा जाता था वाणिज्यिक शहर। चौथा है पत्तन शहर या पत्तन नगर। तो समुद्र के किनारे स्थित वैसे नगर जहाँ से समुद्री व्यापार होता था उनको कहा जाता था पत्तन नगर, ठीक है? तो ये हमने कुछ टाइप्स देखे नगरों के, यानी कि ये क्लासिफिकेशंस हैं टाउन्स के, कौन कौन से, प्रशासनिक केंद्र, मंदिर नगर, वाणिज्यिक शहर और पत्तन नगर। और ये सबका सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपसे ना डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर कोई यात्री, मध्यकाल में कोई यात्री यात्रा पे आया तो वो नगरों को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या उनमें खोजेगा। चलिए आगे देखेंगे। तो जैसे कोई एक नगर है तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि अगर वहां पे मतलब वो पत्तन नगर है तो केवल और केवल पत्तन का काम किया जाएगा। अरे जो तट है वहां पे ही पत्तन का काम होगा ना, बाकी जो इलाका है वहां पे तो पत्तन वाला काम होगा नहीं, वहां पे तो कुछ और भी काम होगा। कुल मिलाकर के नगर जो है ना वो बहुमुखी भूमिका में रहते थे, यानी कि केवल एक, भले ही उनको मतलब स्पेसिफिक कह दिया जाता था कि ये मंदिर नगर है, लेकिन मंदिर नगर होने के साथ साथ आप देखिए वहां पे और भी जो गतिविधियां हैं वो होना बहुत आम बात है। तो अक्सर जो एक ही नगर हैं उनकी कई तरह से पहचान हुआ करती थी। आज के ही परिप्रेक्ष्य में आप लेकर के देखिए ना, आप इलाहाबाद जाइएगा तो आप देखिए इलाहाबाद यद्यपि संगम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है? लेकिन क्या केवल और केवल संगम ही है वहाँ? वहाँ पे कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही, पढ़ने के लिए क्या वहाँ पे मतलब कोचिंग हब नहीं बना हुआ है क्या, वहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है ना। तो वही बातें हैं, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य को आप प्राचीन टाइम से या मध्यकालीन टाइम से जोड़ करके देखिए तो चीजें ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो
देखिए नगर जो है वो बहुमुखी भूमिका निभाते थे। अक्सर एक ही नगर की जो पहचान है वो कई तरह से होती थी। कई नगर एक साथ निम्नलिखित भूमिकाओं को निभाते हुए उस टाइम पे देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ मंदिर नगर भी थे। तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल में, यानी कि उस टाइम के जो शासक हैं वो लोग अपनी कैपिटल में, अपनी राजधानी में मंदिर ना बनवाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब ज्यादातर लोग बनवा लेते थे, क्योंकि हमने देखा था कि जो मंदिर होते थे वो शासक के वैभव को दर्शाते थे। तो अगर वो अपने राजधानी में मंदिर बनवा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि अक्सर प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ जो नगर है वो मंदिर नगर भी हो जाते थे। दूसरा देखिए, वही नगर वाणिज्यिक गतिविधियों यानी व्यापार के बड़े केंद्र भी हुआ करते थे। अब कैपिटल से तो ये सारी चीजें होना बहुत आम बात है। फिर वहीं देखिए वहां पे शिल्प उत्पादन जैसे कपड़ा बुनना, मूर्तियां बनाना और भी बड़े पैमाने के जो काम वगैरह हैं वो हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अपना इलाहाबाद। अपना इलाहाबाद अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप देखिए, वर्तमान में भारत देश की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। भारत देश की राजधानी दिल्ली, आप देखिए दिल्ली नगर है और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हर तरह की गतिविधि हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही पहले के जो शासक रहे हैं उनके यहाँ भी एक ही नगर कई तरह के काम किया करते थे, या एक ही नगर में कई तरह के काम हुआ करते थे। आगे देखिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ में एनसीईआरटी जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं उसका भी हाईलाइट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो वहां से जाकर के आपका मन करता है तो एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा, मन ना भी करे ना तब भी कर लीजिएगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो जो प्रमुख नगर हैं उनकी भौगोलिक स्थिति देखिए, यानी मध्यकाल में कुछ ऐसे नगर हैं जो थोड़ा प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए उत्तर पश्चिम में। अब देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि उत्तर कौन सी दिशा है, पश्चिम कौन सी है, उत्तर पश्चिम कौन सी है, तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। चलिए, तो उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम हमने बोल दिया था, तो आप समझिए उत्तर और पश्चिम दिशा की बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से नगर हैं जो बहुत ज्यादा फेमस थे, तो आपको काबुल मिलेगा, पुष्कर समझ रहे हैं राजस्थान वाला, अजमेर वो भी राजस्थान, गुजरात का अहमदाबाद, सोमनाथ और सूरत, ठीक है। इन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। पुष्कर, अजमेर, काबुल, सूरत, मतलब सूरत एंड सोमनाथ, ठीक है। तो ये देखिए पश्चिम साइड के वो नगर जो उस समय काफी फेमस थे। आगे देखिए, और ये जो मतलब काबुल है ये तो उत्तर में है। यहाँ देखिए दूसरा, मध्य और पूर्व में कौन कौन से हैं जो बहुत फेमस हैं, तो मध्य और पूर्व में आपको एक तो वृंदावन मिल जाएगा, ये वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद, और वहीं आपको कलकत्ता, और साथ में बरार जैसा जो शहर है या बरार जैसा जो नगर है वो फेमस था, जो कि आपको मध्यकाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं आप देखिए दक्षिण में आपको कौन कौन से नगर मिलेंगे, तो दक्षिण में आपको एक तो बीजापुर मिल जाएगा, ठीक है। बीजापुर, फौरन कमेंट करके बताइए बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कौन से शासक ने कब मतलब कि समाहित किया था। बीजापुर के साथ साथ आप देखिए गोलकुंडा, और कर्नाटका का जो हम्पी है वो, तो थोड़ा मैप छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए कर्नाटका का हम्पी यहाँ देखिए, और इसके साथ साथ मसूलीपट्टनम ये देखिए, और कांचीपुरम जो है ये देखिए, और इसके साथ साथ मद्रास और तिरुपति, ठीक है। तो ये सारे फेमस शहर रहे हैं मध्य भारत में, दक्षिण भारत के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मध्य भारत इट मीन्स मध्यकालीन भारत में दक्षिण के ये कुछ फेमस शहर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो प्रशासनिक केंद्र हैं और मंदिर नगर हैं उनमें कौन कौन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए एक प्रशासनिक केंद्र और मंदिर नगर की बात हो रही है, और वो कौन सा है, वो है तंजावुर, ठीक है। प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी ये जाना जाता था और साथ में मंदिर नगर भी था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, यानी कि यहाँ जो आपको जानना है वो तंजावुर के बारे में जानना है, जो कि चोल राजवंश की राजधानी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चोल राजवंश की राजधानी थी, इसके साथ साथ ये कावेरी नदी के तट पर स्थित थी। तंजावुर शहर या तंजावुर नगर ये प्रशासनिक केंद्र भी था, क्योंकि हमने देखा राजधानी है चोल राजवंश की, और साथ में मंदिरों के लिए भी फेमस है, अर्थात मंदिर नगर भी था। आगे देखिए यहाँ पे आपको राजराजेश्वर मंदिर जो है देखने को मिलेगा, जो कि राजा चोल के द्वारा बनवाया गया था, अभी कल ही हमने देखा था। और जिसके वास्तुकार कौन थे, तो ये राजराजेश्वर मंदिर के वास्तुकार कौन है, कुंजर मल्लन राजराज, और ये नाम देखिए पेरुन थच्चन, ठीक है। और ये जो हम लोग कैसे जान पाए कि इसके वास्तुकार यही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो नाम है वो दीवार की, मतलब मंदिर की दीवार पे खुदा के रखा हुआ है, मतलब कि कहा कि देखो भाई नामो निशान तो छोड़ के जाएंगे, ऐसे तो इतना विशाल मंदिर नहीं बनाएंगे कि लोग हमको भूल जाएं। आगे देखिए,
ये जो मतलब राजराजेश्वर मंदिर है, यहाँ मंदिर के पास मंडप बना हुआ है जिसमें केवल और केवल राजा लोग ही दरबार लगाया करते थे। और आगे देखिए मंदिर नगर यानी कि टेम्पल टाउन की अगर हम बात, तो ये जो है मतलब मंदिर नगर का भी एग्जाम्पल है, हम आपको बताया ही है। और मंदिर नगर नगरीकरण का एक इम्पॉर्टेंट प्रतिरूप ये प्रस्तुत करता है, जहाँ पे इतने विशाल मंदिर हैं, राजराजेश्वर मंदिर जैसे। शासक मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में दिया करते थे। मैंने पहले ही बताया कि वैभव को दर्शाने का बहुत बड़ा तरीका होता था मंदिर, तो इस वजह से जो शासक हैं वो मंदिरों को भर भर के दान दिया करते थे। इसके साथ साथ तीर्थ यात्री, पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी, ये लोग मंदिरों के आसपास बस जाते थे, क्योंकि इनका जो काम है वो मंदिर से ही रिलेटेड था, तो ये लोग उसके आसपास बस जाते थे। जिससे धीरे धीरे अब जैसे बसाव जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी मोटी जो दुकानें वगैरह हैं वो भी लगने लगती हैं, क्योंकि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आप 20 किलोमीटर दूर जाके के तो नहीं लाओगे ना। तो इस वजह से जहाँ पे लोग बहना मतलब बसना शुरू करते हैं वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ों की दुकान वगैरह अपने आप ही खुल जाती है। तो इस वजह से धीरे धीरे ये जो तंजावुर है ये ना केवल मंदिर के रूप में बल्कि वैसे भी रहन सहन के लिए नगर के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है, भले ही इसको स्टार्टिंग में केवल और केवल मंदिर नगर के रूप में डेवलप किया गया, लेकिन वहाँ के जो पुजारी वगैरह हैं या मंदिर से जुड़े हुए और जो लोग हैं वो वहाँ पे जब आसपास में बसने लगे तो फिर धीरे धीरे नगर हुआ। और फिर हमने ये भी तो देखा कि चोल वंश की राजधानी थी। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण मंदिर नगरों में कुछ और भी मंदिर नगर हैं जो कि जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मध्य प्रदेश विदिशा में भील स्वामिन, ठीक है, यानी कि जो भील स्वामिन मंदिर है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, विदिशा में। तो विदिशा जो है ये भी एक महत्वपूर्ण मंदिर नगर था। इसके साथ साथ गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, तो गुजरात में जो सोमनाथ है वो स्थान का भी नाम है, तो वो भी क्या था, मंदिर नगर था। तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै ये भी क्या थे, मंदिर नगर थे। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति भी क्या है, मंदिर नगर है। तो आपको एकदम नाम एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऐसे तीर्थ स्थल जो नगर बन गए उसमें आपको हमारे उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई का जो नाम है वो याद रहना चाहिए, कि ऐसे भी कई सारे स्थल रहे हैं जो पहले तीर्थ स्थल थे, लेकिन लोग फिर वहाँ पे बसना इस तरह से स्टार्ट किए कि धीरे धीरे वो नगर के रूप में डेवलप हो गए। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का वृंदावन और दूसरा तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं नगरों से रिलेटेड। आगे देखिए अजमेर की यदि हम बात करें जो कि राजस्थान का है, तो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की ये राजधानी था। समझ आया, चौहान कौन, चौहान वही पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। ठीक है, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता था। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। तो आगे देखिए, यद्यपि जब ये मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय थे तब तक तो ये थोड़ा बलशाली था, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो बाद में मुगलों के अधीन ये सूबा हो गया जिसका मुख्यालय बना अजमेर। ठीक है, और यहाँ फिर देखिए प्रसिद्ध कौन है, तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध दरगाह है। किनकी दरगाह है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ पे है, अजमेर में है, और पास में ही पुष्कर सरोवर भी है। तो आपको ये बात एकदम रट के रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में, जो कि पहले 12वीं शताब्दी के मध्य में या 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। बाद में फिर मुगलों के अधीन ये सूबा हो गया। आगे देखिए, सूबा हो गया या फिर किसी एक सूबे का हेडक्वार्टर बन गया, जो भी है, बात कुल मिला के इतनी सी है कि मुगलों ने इसको अपने में मिला लिया। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले एक टॉपिक कवर करेंगे, तो हमने महत्वपूर्ण जो नगर है उसको देखा, उससे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इससे क्या होगा ना कि आप लोग बोरियत महसूस नहीं करेंगे और आप एकदम अलर्ट रहेंगे कि हाँ अभी क्वेश्चन करना है, कहीं गलत ना हो जाए, चैट में मैम देख ना ले कि हमने गलत उत्तर दिया है। और वैसे भी मैं चैट में एक्टिव रहती हूँ, देखती हूँ कौन कौन सही है और गलत उत्तर दे रहे हैं, तो बस एकदम सही उत्तर चाहिए हमको इसका। चलिए, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि चोल काल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे निम्न में से किसके केंद्र थे, बताइए। पहला आर्थिक गतिविधियों के, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों के, तीसरा है सांस्कृतिक गतिविधियों के, और चौथा है उपर्युक्त सभी। अगर किसी का भी ये वाला क्वेश्चन का उत्तर गलत हुआ ना, तो मैं समझ लूंगी कि आप लोग केवल और केवल चैट में टाइम पास कर रहे हैं, आप लोग यहाँ दिमाग खोल के बैठे ही नहीं है।
चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर केवल ए बी या बी सी या केवल ए नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑल। ठीक है, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो चोल काल में जो मंदिर हैं, ना केवल वो पूजा के स्थान थे बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी से सीटेट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अब देखिए, एक छोटी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 3-4 दिन हुए होंगे, एक 200 एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चलाया, मतलब सीरीज़ क्या चलाया है, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही जो क्वेश्चंस हैं उनको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इजी क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट में उसका फॉर्मेट चेंज करके दे दिया। और लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो केवल और केवल 2-3 पूछे जाते हैं पूरे सेट में। अरे बाबू, सारा का सारा ए टू जेड जितने उसने 200 एमसीक्यू थे ना, वो सारे के सारे एक एक सिंगल पॉइंट मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया था और मात्र 3 साल का ही सेट लिया हुआ था। एक मैंने 2024 का सेट उसमें लिया था, एक 2020 का और एक 2019 का। मात्र यही 3 साल से वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। क्वेश्चंस वही हैं, जब आप मतलब एग्जैक्ट जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है उसको देखते हैं ना तो आप डर जाते हैं। कैसे डर जाते हैं? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे एक ही क्वेश्चन में वो 3-4 स्टेटमेंट पूछ लेंगे, फिर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना होगा। ऐसे केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है या केवल सी सही है। फिर आप कहेंगे कि अरे यार बहुत पेपर टफ है, तो मतलब पेपर टफ नहीं था, आप ना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता तो आप क्वेश्चन कर ले जाते। तो जो लोग भी मतलब इस गलत फहमी में थे कि वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो दिमाग खोल के बैठिए बाबू, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के थे और मात्र 3 साल के प्रीवियस ईयर थे वो। ठीक है, चलिए, तो आपको बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट चेंज होंगे, पॉइंट्स नहीं चेंज होंगे। पॉइंट्स वही पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। जब फॉर्मेट बदलता है तब हालत खराब हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये इसको आप देख लीजिएगा व्याख्या वगैरह। चलिए देख लेते हैं, ये जो लुप्त मोम टेक्निक है ये क्या है, यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसको कहा जाता था। तो इसी टेक्निक से चोल काल में कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो देखिए, चोल काल में कांसे की मूर्तियां इसी से बनाई जा रही हैं। आपको पता ही होगा कि कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन, इसी टिन को रांगा भी कहा जाता है, इसको मिला करके बनाया जाता था। एक और धातु आपको देखने को मिलेगी जिसको घंटा धातु यानी कि वेल मेटल कहा जाता था। अब आप सोच सकते हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अचानक से टपक पड़े तो आपके माइंड में आएगा अरे यार ये कौन सी धातु है, सोना चांदी हीरा मोती ये सब जानते थे, घंटा कौन सी धातु है। तो ध्यान रखिएगा, घंटा भी मिश्र धातु है, यही समझिए कांसे जैसी ही है, तांबा और टिन से ही मिलके बन रही है। बस इसमें तांबे में ना टिन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, टिन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा करके ये लोग घंटा धातु बनाते थे, जो कि होता क्या था, घंटे की जैसे ध्वनि उत्पन्न करता था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक मूर्ति है और ये कालिया नाग का जो दमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है। तो ये वही लुप्त मोम टेक्निक से ही बनी है। मतलब ये टेक्निक कैसे काम करती थी, तो देखिए, सबसे पहले मोम की मूर्ति बना ली गई। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर चिकनी मिट्टी की लिपाई कर दी जाती थी। चिकनी मिट्टी की लिपाई करने के बाद जब वो मिट्टी सूख जाती थी तो मोम में तो कहीं ना कहीं वो लोग छेद बनाए रहते थे, और वहीं पे यानी कि जो आग है वो लगा देते थे, तो मोम सब पिघल करके नीचे गिर जाता था। उसी छेद के माध्यम से जो धातु है यानी कि जो कांसा है उसको वो लोग अंदर डाल देते थे। फिर जब पिघला हुआ धातु बाद में कठोर हो जाता था, फिर जो मिट्टी वगैरह की लिपाई हुई है उसको फोड़ फाड़ के बाहर कर देते थे। उसके बाद फिर घिस विस करके बढ़िया चमकीली मूर्ति बना लेते थे। मतलब एकदम इजी सा प्रोसेस है, बस आप करिएगा तो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, तो इसको आप देख लीजिएगा, जो तरीका है वही है, मैंने बता दिया है, ये देखिए शॉर्ट में भी दे दिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। फॉरेन क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि लुप्त मोम टेक्निक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग मध्यकाल में किसके निर्माण के लिए किया जाता था। ये तो एकदम बच्चों सा क्वेश्चन हो गया ना। क्या ये पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी? नहीं, पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती थी। कांसे की मूर्तियां, लकड़ी के खिलौने या फिर मिट्टी के बर्तन? बताइए, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे ना, बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है आप लोग एकदम अलर्ट हैं। कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी लुप्त मोम टेक्निक से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या है, छोटे नगरों का संजाल और व्यापारी। चलिए फटाफट देख लेंगे।
तो यहाँ पे ना जो शब्दावलियाँ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मंडपिका, इसको क्या कहा जाता था? मंडी। हो सकता है बहुत सारे लोग पहली पहली बार अगर मंडपिका देखें तो उनको लगे कि ये मंदिर से रिलेटेड कोई टर्म है, तो नहीं, मंदिर से रिलेटेड ये टर्म नहीं है। ये मध्यकाल में जो मंडी हुआ करती थी, जो सब्जी मंडी, भाजी मंडी, जो भी आप लोग बोलते हो, हम लोगों के यहाँ सब्जी मंडी बोली जाती है। हालांकि हमारे घर के आसपास नहीं है, बहुत दूर है 8-10 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ सब्जी मंडी। तो जो सब्जी मंडी है ना, उसको मंडपिका कहा जाता था मध्यकाल में, ठीक है। तो आसपास के जो गांव वाले हैं अपनी उपज को बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? यही तो जाते हैं मंडी में। सब्जी बोए हुए हो ना, तो ले जाओ भैया, सुबह मंडी लगी हुई है तो वही है मंडपिका, ठीक है। हाट क्या है ये तो सब कोई जानते होंगे, गांव में ही मम्मी वगैरह कहती रहती है बहुत हाट बाजार करे शौक लगी रहा थे, तो ये जो हाट बाजार है वही है। मतलब दोनों चीजें साथ बोलती हैं, हाट और बाजार। और हाट से मुझे याद आ जाता है, कोई मेरी वीडियो में कमेंट किया था हॉट क्लास, मुझे वो कमेंट ना भुलाता ही नहीं, हॉट क्लास कैसे हो सकती है। चलिए आगे देखें। तो ये जो हाट या बाजार होती है, मतलब बाजार हुआ करता था, यहाँ पे दुकानें कतार में होती हैं, आज भी देखिए बाजार में इसी तरह से दुकान लगी रहती है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो शब्दावली है वो क्या है? सामंत और किलेबंदी। तो जमींदार, जो इनको सामंत कहा जाता था, इन्होंने नगरों के पास किलेबंदी की और साथ में व्यापारियों व जो शिल्पकार हैं उन पर टैक्स लगाया। तो जब भी जमींदारों ने हमेशा ही किसानों का, और जो मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका हमेशा ही शोषण किया है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो सामंत लोग थे उन्होंने व्यापारियों व शिल्पकारों पर क्या किया है? टैक्स लगाया। कभी कभी इन करों को वसूलने का अधिकार मंदिरों को भी प्रदान किया कर दिया जाता था, अर्थात जो मंदिर के पुजारी वगैरह हुआ करते थे वो लोग भी शोषण करने से बाज नहीं आते थे, ठीक है। चलिए आगे देखें। ये मध्यकाल में एक मंडी का, मतलब कि मंडी समझ लीजिए, मंडपिका का ही, मंडी नहीं कहेंगे इसको हम लोग, दरअसल एक कुल मिला के एक नगर का ही ये चित्र दिखाया गया है। पता चल रहा है मंडी में आप कहेंगे कि सब्जी तो नहीं बिक रही है चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाजारों पे कैसे टैक्स वगैरह लगते थे। तो ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। क्या क्या है? तो देखिए, ये लोग शक्कर और गुड़ वसूल लेते थे, साथ में रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं जिन पर टैक्स लगाया जाता था। टैक्स लगाया जरूरी नहीं कि मुद्रा के रूप में देंगे, ज़्यादातर लोग ना यही सामान ही टैक्स के रूप में दे दिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे उन पर धातु की जो चीज़ें बेचने वाले, आशवक, तेल, पशु चारा और अनाज के बोरे जो होते थे ना, उन पर भी टैक्स लगाए जाते थे। एक बात समझिए, हर चीज़ पे टैक्स लगाना उस टाइम पे, इवन आज भी आप तो देखिए, आज भी तो वही कहानी है ना, जीएसटी लगा है कि नहीं टॉफ़ी चॉकलेट से लेकर के हर चीज़ पे टैक्स लग गया है तो जैसे पहले स्थिति थी आज भी वही स्थिति है, टैक्स हर चीज़ पे देना है। और इसमें से कुछ वस्तुओं के रूप में और कुछ नगद के रूप में वसूले जाते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि नगद पैसा ही दिया जाए, ज़्यादातर लोग तो वस्तुओं के रूप में ही टैक्स जो है जमा कर दिया करते थे। जैसे अगर आपके पास 4 बोरी अनाज हुआ है तो जिस मतलब कि दर से उस टाइम पे टैक्स लगा हो उस हिसाब से आप उनको अनाज ही दे दो, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ व्यापारी समूह जिनके नाम थोड़ा आपको पता होने चाहिए, कभी कभी ना मणिग्रामम और नाना देशी क्या है इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम में। तो जो व्यापारी समूह हुआ करते थे उनके बारे में देखिए, सबसे पहले तो आपको बंजारों के बारे में पता होना चाहिए। तो बंजारों का काम क्या हुआ करता था? ये लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। गाना सुना है कि नहीं आपने, कब आएगा मेरे बंजारे? एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। चलिए आगे देखें। गिल्ड क्या थे? तो जो व्यापारियों के द्वारा संघ बनाया जाता था ना, उस संघ को कहा जाता था गिल्ड। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन जाएगा, गिल्ड शब्दावली पूछनी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि व्यापारी जो है वो काफिले में यात्रा किया करते थे, अर्थात ऐसा नहीं कि एक व्यापारी अकेले जा रहा है। जैसे आज की मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, कोई एक व्यापारी है, अपना चरपहिया उठाया और निकल लिया अकेले ही, पर ऐसा पहले नहीं होता था। पहले काफिला बना करके जो व्यापारी हैं वो चलते थे। और इससे क्या होता था, मतलब कि क्यों ऐसा करते थे? तो भाई इससे उनके हितों की रक्षा हो सके ना। पता चला कोई आया डाकू वगैरह लूट ले गया, तो काफिले में रहेंगे तो कम से कम मतलब लड़ झगड़ के बच तो जाएंगे। तो इस वजह से वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाया करते थे।
और उस संघ को ही गिल्ड कहा जाता था। दक्षिण भारत में दो सबसे फेमस गिल्ड हुआ करते थे या बहुत फेमस संघ थे, जिनका नाम क्या था, मणिग्रामम और नाना देशी। समझ आ रहा है ये क्या है, तो ये व्यापारियों का संघ है, ठीक है, एकदम रट के बैठिए इसको। फिर देखिए कुछ समुदायों के बारे में, तो जैसे चेट्टियार समुदाय, मारवाड़ी, तो मारवाड़ी समुदाय के बारे में तो आज भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दिमागी लोग होते हैं व्यापार के मसले में। ओसवाल और गुजराती व्यापारी, हिंदू बनिया और मुस्लिम मतलब कि ये देखिए गुजरात में कुछ व्यापारी हैं जिसमें हिंदुओं में बनिया थे और मुस्लिम जो है ये गुजरात में रहने वाले बोहरा जो मतलब समुदाय है वो मुस्लिम व्यापारी थे। कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। तो कौन कौन से समुदाय रहे हैं व्यापारियों में, एक तो चेट्टियार, दूसरे मारवाड़ी ओसवाल, तीसरे गुजराती व्यापारी जिसमें हिंदुओं को क्या कहते थे, यानी कि गुजरात के वो व्यापारी जो हिंदू समुदाय से थे वो बनिया, और मुस्लिम जो समुदाय से थे उनको बोहरा कहा जाता था। तो समझ आया, बनिया और बोहरा, ठीक है। चलिए, ये जो व्यापारी हैं ये लोग भारत देश से क्या बेचते थे और बाहर वालों से क्या खरीदते थे ये भी पता होना चाहिए। तो भारत देश हमेशा से ही कपड़े और मसाले के मामले में आगे रहा है। तो हम लोग यानी कि भारत के जो व्यापारी थे वो कपड़ों का निर्यात करते थे और साथ में मसालों का निर्यात करते थे, ठीक है। तो कपड़ा और मसाला बेचा करते थे और दक्षिण भारत जो है वो मसाले के लिए बहुत फेमस भी रहा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में ये लोग खरीद के क्या लाते थे, तो अफ्रीका से ये लोग सोना खरीदते थे और हाथी दांत, ठीक है। तो अफ्रीका से क्या क्या लेते थे, सोना और हाथी दांत। चाइना से इनके द्वारा नीली मिट्टी के बर्तन और चांदी खरीदी जाती थी, ठीक है। तो इन लोगों ने बेचा क्या था, कपड़े और मसाले। खरीद के क्या ला रहे हैं, सोना, हाथी दांत, नीली मिट्टी के बर्तन और चांदी वगैरह। चलिए आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आ गया है, फौरन बताइए कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक संघों के नाम क्या थे। बताइए कौन से वो दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ थे जो बहुत फेमस थे। क्या ये उर और सभा थी, बताइए क्या ये उर और सभा थी। हालांकि ये फेमस है, दक्षिण भारत से ही बिलोंग करती है, लेकिन बाबू गिल्ड नहीं था ये। दूसरा मणिग्रामम और नाना देशी, तो बस यही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई लोग भी ये कमेंट मत करने लगना कि मैम इसका कलर अलग है डी वाले का, तो आपने उत्तर गलत बता दिया ना, ना ये गलती से कलर इसका अलग हो गया है मैंने तो सब ब्लू ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मणिग्रामम और नाना देशी, ठीक है। चलिए आगे देखें, हमारा जो अगला कुछ टॉपिक आ रहा है वो है जो नगर थे वहाँ पे कुछ शिल्प वगैरह भी बना करती थी, और कौन से स्थान थे जो शिल्प के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। चलिए, तो नगरों में शिल्प देखेंगे यानी क्राफ्ट्स इन टाउन, कब की बात हो रही है, मध्यकाल की, वरना पता चला आप लोग आधुनिक भारत पढ़ना शुरू कर दें तो आधुनिक भारत की बात नहीं हो रही, मध्यकाल की बात हो रही है। तो मध्यकाल में कुछ ऐसे नगर जो अपनी शिल्पी के लिए या अपने शिल्पकारों के लिए या अपनी शिल्पी कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, वो कौन से हैं। सबसे पहले तो आप बीदर की बात जानिए, ठीक है। तो बीदर में क्या हुआ करता था, यहाँ पे तांबे और चांदी में जड़ाई के काम हुआ करते थे और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। समझ आया आपको, इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया क्योंकि ये लोग तांबे और चांदी की जड़ाई के काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये ना डायरेक्ट असर्शन और रीजन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, पांचाल की यदि हम बात करें तो विश्वकर्मा समुदाय, यहाँ देखिए यहाँ पे कौन कौन से समुदाय के लोग रहते थे, सुनार, कसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। ये लोग मंदिर और भवन के निर्माण के लिए आवश्यक हुआ करते थे। तो जो पांचाल यानी विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं इनकी आवश्यकता कहाँ पे थी, मंदिर बनाने में और भवन निर्माण में। फिर देखिए, जो बुनकर हैं उनकी क्या आवश्यकता थी, तो सालियार और कैकोलार जैसे बुनकर समुदाय। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सालियार और कैकोलार ये शब्दावलियाँ क्या है, तो ये लोग बुनकर समुदाय से बिलोंग करते थे और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समृद्ध हुए। क्यों, क्योंकि मंदिरों को दान मतलब कि ये लोग उस टाइम पे बहुत समृद्ध हुए। क्यों, उसके बाद समृद्ध होने के बाद इन्होंने मंदिरों को दान वगैरह भी दिया, ठीक है। मतलब ये मत समझिएगा कि चूंकि मंदिरों में दान मिला इस वजह से ये समृद्ध, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मंदिर में जो दान वगैरह मिलेगा वो तो जा करके पुजारी और जो अन्य लोग हैं उनको मिलेगा। तो ये लोग खुद ही इतने समृद्ध हुए कि जैसे शासक मंदिरों को दान दिया करते थे वैसे ये लोग भी दान दिए। कौन सा ये समुदाय है, तो बुनकर समुदाय, जिसमें सालियार और कैकोलार जो नाम है वो आपको याद रखना है। वहीं अगर हम वस्त्र निर्माण की बात करें तो कपास को साफ करना, काटना, रंगना ये भी उस टाइम पे स्वतंत्र व्यवसाय के अंग हुए मतलब बन गए थे। तो ये नगरों में जो शिल्पकारी है उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा चित्र दिखाया गया है जो कि मोमबत्ती दान है, यानी कि इसके ऊपर मोमबत्ती रख के आग जलाई जाएगी या फिर दीपक जैसा काम लिया जाएगा, प्रकाश रहे कमरे में, क्योंकि उस टाइम तक तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया नहीं था।
तो जाहिर सी बात है लोग मशाल, मोमबत्ती, दीपक यही सब जलाया करते थे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मोमबत्ती ही जला के रखें, हालाँकि मोम का तो आविष्कार वो लोग बहुत पहले से कर ही लिए थे, तो मोम जला सकते थे, लेकिन दीपक भी इस पे जला के रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है, तो पीतल पे काला काला तो वैसे भी हो जाता है। फिर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया है, कह रहे हैं बीदरी शिल्प का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्य से था। बताइए, जो बीदरी शिल्प है वो किस लिए जानी जाती थी? क्या ये लोग लकड़ी पर नक्काशी करते थे? बताइए, क्या लकड़ी पर नक्काशी करते थे? नहीं ना। तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे, या फिर रेशमी वस्त्रों की बुनाई करते थे, या फिर संगमरमर पर तराशी करते थे? 1 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। तो अभी तो देखा हम लोगों ने कि ये लोग तांबे और चांदी का जड़ाई का काम किया करते थे, यानी ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और मैंने देखा जब से मैंने नोट्स से पढ़ाना स्टार्ट किया है, यानी कि नोट्स, पहले लोग नोट्स नोट्स चिल्ला रहे थे, जब मैंने नोट्स बना करके चीज़ों को कवर करने की कोशिश की तो लोग क्लास वाई में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लास में एकदम चुप्पी साधी रहती है, इट मीन्स बच्चे ही नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया है उन लोगों को, क्या चाहिए भगवान ही जाने। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हम्पी, कर्नाटका का हम्पी, जो कि वास्तुकला और सौंदर्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो हम्पी है उसकी स्थिति कहाँ है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में हम्पी स्थित था, और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में की थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि जो हम्पी है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के तट में, मतलब कि इसके मध्य में, इनकी घाटी में स्थित था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। किसके टाइम पीरियड में? कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है ना कि इस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखिए, जो कर्नाटका हम्पी है वहां की जो दीवार है, इनके निर्माण में किसी भी गारे या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह का बनता है कि कर्नाटका हम्पी की दीवारों में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गारे या सीमेंट का प्रयोग किया गया है। फिर अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप कहेंगे अरे यार गलत हो गया, तो गलत ना होने पाए इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इसकी दीवारों के निर्माण में या गारे के रूप में सीमेंट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। तो ये लोग किस तरह से बनाया करते थे, तो पत्थर के टुकड़ों को आपस में फंसा करके, यानी इंटरलॉकिंग करके ये लोग गुथते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये देखिए कैसे इन लोगों ने अपना गुथा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इंटरलॉकिंग होता है ना रोड पे, वैसे ही समझ लीजिए। आगे देखिए, इनकी जो वास्तुकला है, यानी कि जो कर्नाटका हम्पी है उसकी वास्तुकला के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान दीजिएगा, शाही भवनों में भव्य मेहराब, गुंबद और स्तंभ वाले काफी बड़े बड़े यानी विशाल कमरे हुआ करते थे। जैसे आज हम लोग जो दशहरा वाला या नवरात्रि का जो पर्व मनाते हैं, वही पर्व उस टाइम पे महानवमी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ये कर्नाटका हम्पी में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। आगे देखें, वहाँ का जो व्यापार है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे जो मुस्लिम सौदागर हुआ करते थे उन्हें मूरो कहा जाता था। इसके साथ साथ चेटी और पुर्तगालियों का भी यहाँ पे जमघट रहा करता था। ठीक है, आगे देखिए, इसका पतन कब हो गया, तो 1565 में एक युद्ध होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राक्षसी टंगड़िका का युद्ध। ठीक है, इसी युद्ध में दक्कनी सुल्तान, जिसमें मतलब गोलकुंडा की रियासत, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, इन सब ने मिलाकर मतलब मिलजुल करके एक संघ बनाया और सब ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य पे धावा बोला, और अंततः विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके साथ साथ कर्नाटका यानी हम्पी का भी पतन हो गया। कर्नाटका का क्या पतन हो गया, हम्पी जो मतलब कि नगर था उसका पतन हो गया। बाकी आपको अभी के ही परिप्रेक्ष्य में मैं बता रही हूँ कि कर्नाटका में हम्पी है। ठीक है, तो आप देखिए हम्पी का पतन कब हुआ, 1565 में हुआ है, और कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, इन सब ने मिल करके मतलब युद्ध किया और हरा दिया। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है जो कि मैंने अभी पहले ही दिखा दिया, कैसे ये लोग इंटरलॉकिंग करके दीवार वगैरह बनाया करते थे। क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने कि हम्पी की किलेबंदी की दीवारों के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। बताइए, क्या यहाँ लुप्त मोम जो तकनीक है उसको यूज किया गया है क्या? बताइए, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कह रहे हैं ईंट और सीमेंट का प्रयोग, मैंने कहा था ना क्वेश्चन ऐसे फंसाने के लिए बनते हैं। दूसरा, गारे और चूने का प्रयोग।
तीसरा देखिए, पत्थरों को आपस में फंसाकर गूंथा गया है या फिर लकड़ी की सहतीरों का प्रयोग किया गया है। बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप पहली बार बिना पढ़े जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि पत्थरों को आपस में फंसा करके गूंथ करके इन लोगों ने जो दीवार है उसको बनाया हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे एक किलेबंद नगर के बारे में कुछ वर्णन है और किसके द्वारा ये वर्णन किया गया है। तो एक पुर्तगाल के यात्री थे डोमिंगो पेज, ठीक है, इन्होंने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन कुछ अपने शब्दों में इस तरह किया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है। प्राचीरबद्ध मतलब कि काफी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ठीक है, ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक नमूना प्रस्तुत करती हैं, जो अन्य भागों में बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवन की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें कैसी हैं, चपाट और चपटी हैं। सॉरी, देखो तो कुछ भी कैसी हैं, सपाट और चपटी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि डोमिंगो पेज ने कौन से नगर का वर्णन करते हुए कहा कि उसकी जो छतें हैं वो सपाट और चपटी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई इनके द्वारा हम्पी नगर का वर्णन किया गया है अपने शब्दों में। किसका? हम्पी नगर का। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको हम्पी में जो एक प्यारा सा मंदिर है, विट्ठल मंदिर, पत्थर का बना हुआ रथ, उसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रथ आप देख लीजिए, लग भी रहा है एकदम रथ है। फिर देखिए सूरत, जो उस समय में बहुत महत्वपूर्ण पत्तन हुआ करता था, उसके बारे में हम देखेंगे। और इवन इसको मक्का का प्रवेश द्वार तक कहा जाता था। सूरत कहाँ है? अभी हमने चित्र में देखा हुआ था, चित्र इट मीन्स हमने मैप में देखा था, गुजरात में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में फटाफट देखेंगे। तो सूरत जो कि पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता था, चूंकि पश्चिम भारत में है। ठीक है, पश्चिम भारत में है गुजरात में सूरत, तो पश्चिम से कोई भी व्यक्ति आएगा, भारत देश की सीमा में प्रवेश करना चाहेगा, तो वो यहाँ से प्रवेश करता था, क्योंकि बंदरगाह शहर है या बंदरगाह वहाँ पे था, तो इसी वजह से इसको पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। चलिए, तो इसका महत्व क्या रहा है? तो मुगल काल में ये गुजरात में पश्चिम व्यापार का मुख्य केंद्र था और इसे मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, जिसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि हज यात्री यहीं से जहाज पकड़ करके मक्का की ओर रवाना हुआ करते थे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को क्यों कहा जाता है। ये कथन और कारण में क्वेश्चन बनेगा, असर्शन और रीजन में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, पढ़ लीजिए, दिक्कत ना होने पाए 8 फरवरी को। चलिए, सूरत कपड़े के लिए बहुत जाना जाता था, आज भी आप देखिए कपड़े के लिए बहुत फेमस है। लोग शादी ब्याह में जाते हैं, वहां से कपड़े उपड़े लेने, कहते हैं कपड़े सस्ते बन जाते हैं। तो देखिए सूरत अपने जरी के काम यानी सुनहरे गोटे की जो किनारियां होती हैं उन वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था अपने समय में। हुंडी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक प्रपत्र होता था। जैसे आप इसको ना उस तरह से समझिए, अरे चेकबुक टाइप का आप समझ लीजिए ना, कि मतलब उसमें अगर हमने कोई हुंडी किसी को दी, तो उसमें ये चीज आई कि हाँ मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है, इट मीन्स इसमें जो भी राशि वगैरह लिखी हुई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो इस तरह से आप समझिए हुंडी को। ये क्वेश्चन ना 2020 में आईएएस में पूछ लिया गया था, हुंडी क्या है। चलिए, तो देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सूरत की जो हुंडियां हैं ये क्या था, एक प्रकार का वित्तीय प्रपत्र हुआ करता था, लेटर या कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, कागज का टुकड़ा ही समझ लीजिए, जो कि दूर दूर तक, जैसे मिस्र, समझ रहे हैं, मिस्र, इजिप्ट की बात हो रही, इराक और बेल्जियम तक मान्य था। अर्थात सूरत इनमें क्या किसी की शकल की बात हो रही है? नहीं, जो सूरत व्यापारिक नगर था वहां से, यानी कि वहां के लोग जो हुंडी अपना मतलब कि देते थे किसी भी व्यापारी को, उसकी मान्यता ना केवल भारत देश की सीमा में थी बल्कि विदेशों में भी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्र, इराक और बेल्जियम। ठीक है, तो ये 3 स्थान के नाम तो एनसीईआरटी में दिया गया है, बाकी भी और जो अन्य जगह हैं वहां पर भी हो सकता है इसकी मान्यता रही हो। आगे देखिए, अब देखिए चाहे कितना भी ग्रोविंग इकोनॉमी हो, एक ना एक दिन सबका समय आता है, किसका? पतन का। तो वैसे ही यहाँ देख लीजिए सूरत का पतन कैसे हुआ, मतलब कि 17वीं शताब्दी के अंत तक आप देखें सूरत जो है, जो इतना बढ़िया चरम पे था, मतलब उतना वैभवशाली था कि उसकी हुंडियाँ दूर दराज देशों में भी मान्य रही हैं, इसका भी पतन का समय आता है।
बाजार में जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाती है। जो लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े मतलब कि बना रहे थे, वो उनके अंदर की हो सकता है कारीगरी खत्म हो गई हो, जिस भी तरह से आया, लेकिन कुल मिलाकर के जो उत्पादकता है यानी जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ। दूसरा, समुद्र मार्गों पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। तो जब मतलब जो पुर्तगाली हैं समुद्र पर जब नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप देखिए टैक्स वगैरह दे करके कहीं व्यापार करना तो उतना मुनाफा नहीं रह जाता। तो इस वजह से भी लोगों में थोड़ा लगा होगा कि छोड़ो यार, मारो गोली, पुर्तगाली ही अपना उखाड़ लें, जो उखाड़ना है उनको वही कमा लें। और तीसरा क्या कारण था कि मुंबई यानी बॉम्बे से प्रतिस्पर्धा, यानी कि मुंबई से प्रतिस्पर्धा में सूरत बेचारा टिक नहीं पाया। क्यों? ऐसा क्या हुआ था मुंबई में? तो 1668 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मुख्यालय वहां शिफ्ट हो गया और उसने फिर वहां से व्यापार वगैरह करना अपना स्टार्ट कर दिया। तो उससे कुल मिला के प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया ये, ठीक है। अब देखिए 1498 में, ठीक है, कब? 1498 में पहला पुर्तगाली यात्री, नाम क्या था उसका? डोमिंगो पेस? नहीं ना क्या नाम था बताइए फौरन कमेंट करके। वो हमारे यहाँ आ जाता है। तो आप देखिए कि 1498 से ही पुर्तगालियों का जो बोलबाला है, इवन 1510 तक आते आते तो गोवा पर भी उन्होंने अधिकार वगैरह कर लिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत तेजी से जो समुद्र वाला रास्ता है उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो बेचारे क्या करते, यहाँ के लोगों की जो नौसेना है वो भी अच्छी नहीं थी, तो मजबूरी थी, वरना वो लोग ना छोड़ते ना कि चलो तुम होगे जो होगे, लेकिन हम कुल मिलाकर के अपने व्यापार को बनाए रखेंगे। पर इनके पास नौसेना जो है ना वो थी नहीं यहाँ के लोगों के पास। तो इस वजह से फिर ये जो व्यापार है वो धीरे धीरे तहस नहस हो गया। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, वो भी धीरे धीरे भारत में आ ही जाती है, तो उसने भी काफ़ी सारा तहस नहस कर दिया था। इस वजह से कुल मिला के सूरत जो अपने व्यापार के लिए जाना जाता था उसका धीरे धीरे पतन हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कैसे शहरों के भाग्य जो है चेंज हुए हैं वो आपको दिखाया गया है कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद यानी गुजरात जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में यद्यपि डेवलप हुए थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर मतलब पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से अब सिकुड़ गए। यहाँ देखिए इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नद के तट पर मतलब भागीरथी नदी के तट पर स्थित जो मुर्शिदाबाद है, जो कि एक समय में रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा हुआ था, वो 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा भी डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से जो कपड़े बनकर के आते थे उनके साथ प्रतियोगिता में मतलब कि टक्कर नहीं दे पाए। इसके पीछे का कारण समझ रहे हैं आप? जैसे मतलब कि भले ही पहले जो वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद था वो रेशमी वस्त्रों का बहुत ज्यादा उत्पादन करता था, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए जब इंग्लैंड में ना क्या होता है, पहली जो औद्योगिक क्रांति है वो होती है, तो उस औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के द्वारा कपड़े जो बनाए जाने लगे वो मशीनों से बनाए जाने लगे, ठीक है। वो लोग मशीन से कपड़े बना रहे हैं। अब मशीन से जो कपड़े बन रहे हैं, एक तो वो कपड़े सस्ते हैं, और दूसरी बात, एक व्यक्ति अगर कोई कपड़ा बनाएगा तो उसको 3-4 दिन, क्योंकि सूत काटने, सूत बन मतलब कि बुनने से लेकर के सारा का सारा काम खुद करना है, हाथ से करना है। तो एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट आने के साथ साथ आप देखो समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जहाँ आप 2-3 दिन मतलब लगा करके केवल एक कमीज बना पाओगे, वही मशीनों से एक दिन में दर्जनों हजारों इस तरह की मात्रा में कमीज बन रही हैं। तो आप बताओ, मतलब जब धीरे धीरे उत्पादन जहाँ का बढ़ेगा वहाँ, और साथ में उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है उनका और इसके साथ साथ सस्ता भी है, तो लोग क्या करेंगे? वही जो सस्ता वाला सामान है वही खरीदेंगे ना। आप देखिए चाइना का सामान ज़्यादातर लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सस्ते हैं। तो इसी वजह से ये जो बेचारा मुर्शिदाबाद है वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि मतलब सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहेंगे, इंग्लैंड में बने हुए जो कपड़े थे ना उनके साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। मतलब कुल मिला के फेयर कंपटीशन ही नहीं रह गया। जब फेयर कंपटीशन ही नहीं है तो बातें खत्म हो गई, फिर क्या ही मतलब है। तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं मध्यकाल में हुंडी का क्या अर्थ था, बताइए। क्या ये एक प्रकार का टैक्स था? नहीं ना। वित्तीय प्रपत्र जिसमें जमा की गई राशि दर्ज रहती थी, बस यही उत्तर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देख ली है और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत काम किया है, लाइक तुरंत कर दीजिए, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है वो क्या रहा है? मछलीपट्टनम, जिसको हम लोग मछली शहर कहते हैं क्या? नहीं नहीं, मछली शहर नहीं कहते, मछलीपट्टनम कहते हैं, वरना आप सोच रहे हैं मछली शहर की बात हो रही है जो जौनपुर के पास है, तो उसकी बात नहीं हो रही है।
तो चलिए इस नगर के भी बारे में देख लेते हैं। मछलीपत्तनम दक्षिण भारत का ये नगर था, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? तो भाई देखिए कृष्णा नदी के डेल्टा पर था और किला यहाँ पे बनवाया गया है किसके द्वारा? तो हॉलैंड वासियों यानी डच के द्वारा यहाँ पे एक किला बनवाया गया था। गोलकुंडा के जो शासक थे, जिसमें आपको नाम मिलेगा कुतुब शाही वंश के शासक, इन लोगों ने यहाँ कपड़ों और मसालों के व्यापार पर मोनोपोली अपनी बना के रखी हुई थी, यानी कि कपड़ों और जो मसाले हैं उसके व्यापार पर इनका एकाधिकार हुआ करता था। और ये इसके मतलब आगे देख, इसके पीछे का जो कारण था वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाए, तो बेचारे डर रहे थे, इस वजह से इन्होंने कपड़े और मसाले के व्यापार पे अपना एकाधिकार बना के रखा। फिर देखिए विलियम जो मिथ वोल्ड हैं, ये कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इनके द्वारा इस नगर का वर्णन किया गया है। किस तरह से इन्होंने इस नगर के बारे में बताया? तो जैसे इनकी सोच थी वैसे ही बताया कि ये गरीब था, असंरचित था और छोटा था। बताओ मछलीपट्टनम शहर के बारे में इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि बहुत गरीबी थी, यहाँ पे असंरक्षित है और साथ में छोटा शहर था। आगे देखिए कैसे पतन हुआ, तो यही लोग आकर के नोच खाए हैं। तो देखिए जब मुगलों में औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, इन्होंने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो जो यूरोपीय कंपनियां हैं उन्होंने नए विकल्प के रूप में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इनको तलाशा, जिससे मछलीपट्टनम का जो महत्व है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17वीं शताब्दी में किस यूरोपीय शक्ति ने मछलीपट्टनम में किले का निर्माण करवाया था? तो बताइए क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे यानी अंग्रेज, या फिर पुर्तगाली, या फिर हॉलैंड वासी, या फिर फ्रांसीसी? तभी हम लोगों ने देखा कि एक डच यानी कि जो हॉलैंड वासी थे उनके द्वारा यहाँ पे क्या बनवाया गया? मछलीपट्टनम में किला बनवाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बुलेट पॉइंट्स हैं, फटाफट देख लीजिए जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे जो एनसीईआरटी है ना, उसमें कुछ ऐसे बॉक्स करके पॉइंट्स दिए रहते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं करके, तो उन सबको देख लीजिए। यहाँ पे ना काबुल के बारे में बताया गया है, जहाँ से घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। इसका क्या राजनीतिक महत्व था? तो देखिए 16वीं सदी में काबुल और कांधार ये दोनों रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। कौन कौन रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे? तो सिल्क रूट से काबुल और कांधार जुड़े हुए थे। यहाँ से घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, 17वीं सदी के जो हीरा सौदागर यानी हीरा के जो व्यापारी थे, नाम उनका क्या है? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि जो काबुल है उसमें घोड़े का व्यापार सालाना 30,000 रुपए का हुआ करता था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। ठीक है, फिर देखिए कुछ अन्य वस्तुओं में, यानी कि जो काबुल है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो रेगिस्तान टाइप का इलाका है, तो वहाँ पे किस टाइप की चीजें उगेंगी? तो यहाँ पे मेवा, खजूर, गलीचे और ताजे फल जो है ये ऊंट पर लाद करके लाए जाते थे, और यहाँ पे गुलामों की भी बिक्री हुआ करती थी। ठीक है, तो ये देखिए काबुल के बारे में जो वहाँ पे दिया गया है, ये भी मैंने लगा दिया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ऐसे ही बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है उसके बारे में भी देख लीजिए, भागीरथी नदी के तट पर स्थित था, रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था, 1704 में बंगाल की राजधानी बना, पतन हो गया क्योंकि इंग्लैंड के बुनकरों से, या यहाँ के जो बुनकर हैं वो इंग्लैंड की मिलों में बने हुए कपड़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। आगे देखिए अगला जो है वो क्या है? बड़े भारतीय व्यापारी, इसमें आपको एक नाम देखने को मिलेगा, कौन? मुल्ला अब्दुल गफूर, और दूसरा नाम कौन है? वीरजी वोरा। नाम एकदम ध्यान से देखिए, ये ऐसे बड़े भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थी, और शुरू में इन्होंने यूरोपीय कंपनियों का मुकाबला किया, लेकिन बाद में बेचारे फिर ठाए ठाए फिस हो गए। ठीक है, और फिर ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स क्या थे? तो मतलब कि जो मध्यकाल है उसमें ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो 18वीं सदी में जब मद्रास, कलकत्ता और बम्बई बने, तो उस टाइम पे आप देखिए ब्लैक टाउन्स, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे भारतीय व्यापारी और शिल्पकार रहते थे, जैसे बुनकर समूह। ठीक है, वहीं जो व्हाइट टाउन्स है यहाँ पे गोरे शासक यानी अंग्रेज लोग रहा करते थे। तो ये लोग जहाँ भी रहते थे ना, ये लोग गोरा काला अपना दिखाते ही रहते थे, बदतमीज टाइप के थे। मद्रास में सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स, ये जो किले हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मद्रास में कौन सा किला था? मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज, और दूसरा जो कलकत्ता है वहां पे क्या था? फोर्ट सेंट विलियम किला था। ठीक है, आगे देखें सूरत में हुंडी और ओविंगटन का क्या वर्ण, मतलब कि जो ओविंगटन है इनके द्वारा वर्णन किया गया है। सूरत की जो हुंडी हुआ करती थी, जो प्रपत्र हुआ करता था उसका, तो इन्होंने बताया कि भैया पहले तो यही जानिए कि कब इनके द्वारा ये वर्णन किया गया है। तो 1689 में इन्होंने लिखा कि सूरत बंदरगाह पर किसी भी वक्त 100 से ज्यादा जहाज लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। मतलब कुल मिलाकर के बहुत बड़ा पत्तन था, बहुत बड़ा बंदरगाह था, एक साथ 100 से भी ज्यादा जो जहाज है वो वहां पे आ जाते थे।
और दूसरा हुंडी की मान्यता, हमने देखा कि बहुत दूर दूर तक हुंडी की मतलब मान्यता थी। फॉर एग्जाम्पल मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प तक। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे विजयनगर का जल प्रबंधन के बारे में है। तो विजयनगर के शासकों ने मालदेवी नदी के ऊपर एक विशाल अनंत राज सागर जलाशय बनवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया? तो विजयनगर शासकों के द्वारा बनवाया गया। नदी का नाम क्या है? मालदेवी नदी। ठीक है, नाम क्या है? अनंत राज सागर जलाशय। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा कि अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों के द्वारा जलाशय और नहरों का निर्माण करवाया गया। इसमें इनको काफी रुचि हुआ करती थी। मालदेवी नदी के ऊपर इन्होंने 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण करवाया। और उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर डैम का निर्माण करवा करके विजयनगर के निकट एक विशाल झील का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो इनके द्वारा एक झील का भी निर्माण करवाया गया था। और आगे देखिए, यहाँ से जल को जल सेतु और नहरों के द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। कुल मिला के इतनी सी बात है। ठीक है, नदी का नाम आपको याद रखना है मालदेवी नदी। चलिए, वास्को डी गामा और कोलंबस, तो आपको पता है ना कि एनसीईआरटी में ऐसे एक बॉक्स बना के अन्यत्र करके चीजें दी रहती हैं। ये देखिए, यही वाली चीजें हैं। तो इसमें आपको वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में बताया गया है। तो वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री थे, ये 1498 में कालीकट जो कि केरल का है वहां पे पहुंचते हैं और अटलांटिक महासागर से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था। तो ये भैया पता नहीं कैसे मनहूस समय चल रहा था उस टाइम, भारत का आया लूट ले गया। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, तो अगर ये विदेशी लोग हमारे यहाँ ना आते तो आज भी शायद भारत स्वतंत्र इट मीन्स जो संविधान है ना, वो संविधान ना होता। क्योंकि ये लोग आए, इन लोगों से लड़ाई लड़ करके ही यहाँ के वहाँ के कल्चर को यहाँ के लोगों ने देख करके ही ये समझा कि बाबू स्वतंत्र होना कितना जरूरी है, राजा रजवाड़ों का जो शासन है वो कितना रद्दी होता है। तो इस वजह से आज जो आप छूट देख रहे हो, आज आप जो अपने लाइफ स्टाइल देख रहे हो, वो लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी था कि विदेशी हमारे यहाँ आते। ठीक है, मुझे तो यही लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ देखिए, क्योंकि भारत पहले यद्यपि कितना भी व्यापार में समृद्ध रहा हो, लेकिन आप देखो यहाँ के लोगों की स्थिति कितनी गंदी थी। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली के यात्री थे, इनके बारे में देखिए। तो इन्होंने भी भारत को खोजने के चक्कर में अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और ये 1492 में कहाँ पहुंचे? वेस्ट इंडीज पहुंचे। और फिर उनको लगा कि यहीं के जो लोग हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज जो है वही इंडिया है, और फिर उन्होंने उसी को बता दिया कि भैया हमने इंडिया को खोज लिया है। आगे देखिए, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। बस खत्म हुआ, हिस्ट्री वाला सेगमेंट समापन की ओर हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 17वीं शताब्दी में किस हीरा व्यापारी ने इस बात का अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का हुआ करता था? अभी हमने एक पॉइंट देखा था। ऑप्शंस देख लीजिए, डोमिंगो पेज, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, या फिर विलियम मेडवोल्थ, या फिर वास्को डी गामा। आप सारे के सारे नाम एकदम जाने पहचाने से लग रहे हैं, अभी अभी तुरंत ही ताजा ताजा पढ़े। कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा मन में, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो कंफ्यूज ना होइए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, यानी ऑप्शन बी जो है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में ब्लैक टाउन्स स्थापित किए गए, जिसमें कौन रहा करते थे? बताइए क्या है? यहाँ अफ्रीकी गुलाम रहते थे। अब भारत का है तो अफ्रीकी गुलाम यहाँ बेचारे क्या करेंगे? यूरोपीय व्यापारी नहीं, ये लोग तो व्हाइट टाउन्स में जो कि अंग्रेज थे वो रहते थे। तो भारतीय व्यापारी और जो शिल्पकार थे वो रहते थे 18वीं शताब्दी में कलकत्ता और मद्रास में जो ब्लैक टाउन्स बनाए गए थे वहां पे। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा वो कौन थे? अभी हमने देखा था कि ये लोग बड़े भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बहुत सारे जहाज थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी में है ये। अगला देखिए, सूरत की हुंडी को निम्नलिखित में से किन दूरस्थ बाजारों में मान्यता प्राप्त थी? बताइए क्या काहिरा, बसरा और एंटवर्प में, लंदन, पेरिस और रोम में? ऐसा तो नहीं था ना। बीजिंग, टोक्यो और सियोल में? नहीं ना। मॉस्को, बर्लिन और वियना भी नहीं होगा। ये हो जाएगा अपना काहिरा, बसरा और एंटवर्प, यानी ऑप्शन ए। फिर देखिए निम्नलिखित को मिलान करना है। बताइए क्या सेंट जॉर्ज जो किला है ये कलकत्ता में है? फिर देखिए
फोर्ट सेंट विलियम क्या ये मद्रास में है? अनंतराज सागर जलाशय क्या ये विजयनगर में है? कुछ पता हो या ना पता हो, ये तो समझ आ ही रहा है ना कि हाँ, अनंतराज सागर जलाशय ये विजयनगर में ही है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए मिलान कीजिए, 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो टाइम समाप्त होता है। चलिए देखते हैं। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये है मद्रास में, और फोर्ट सेंट विलियम ये कलकत्ता में है, अनंतराज सागर जलाशय विजयनगर में है। तो ए का 2 और बी का 1, सी का 3, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पॉलिटी आ गया है, सिविक्स। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यद्यप पीडीएफ तैयार है पर हमारे पास टाइम का अभाव था, इस वजह से हम नहीं करवा पाए थे। आज इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। आजकल अभी हम जो क्लास 8 की ज्योग्राफी है ना, उसका पीडीएफ यानी कि उसका जो ये नोट्स है उसको बनाने में बहुत व्यस्त है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है कि मतलब, क्योंकि अब हमने आपको टाइम दिया हुआ है सैटरडे को करवाने के लिए, तो आप ना उस क्लास को जरूर देखिएगा, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा का पूरा क्लास 8 एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा उसमें तो उसको देखिएगा। और अभी तो तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कितने टाइम में बन जाता है, उसमें बहुत मेहनत लग रही है। ये पीडीएफ बनाने में ना बहुत 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 मेहनत लगती है, मैं बता रही हूँ। 4-5 घंटे लग जाते हैं मुझे एक चैप्टर को कंप्लीट कराने में एक मतलब ये जो आप मसाला देख रहे हो बिन बिन करके लेके आए हुए हैं आपके समक्ष, उसको लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोचती हूँ थोड़ा हाइप वाइप आप लोग कर दिया करिए। चलिए तो चलिए देखिए, ये क्लास 7 सिविक्स का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है, जिसमें बाजार में एक कमीज इसके बारे में बताया गया है। कैसे जो फार्मर्स हैं वो बेचारे कर्जा वगैरह लेकर के खेती करते हैं कपास की, और उसके बाद जब बेचते हैं तो फिर उनको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो व्यापारी लोग कमा लेते हैं, स्पेशली जो शॉप मतलब कि शॉप पे रख के बेचने वाले हैं वो कमा लेते हैं। तो वही सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अध्याय है ये कुल मिलाकर के बाजारों की श्रृंखला यानी चेन ऑफ मार्केट्स और साथ में इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो दिया गया है, एक छोटी बच्ची क्या होगी मतलब एक बच्ची का नाम दिया गया था, और उसका नाम था स्वप्ना, जो कि छोटी किसान थी, यानी मतलब ज़्यादा खेती बाड़ी उनके पास नहीं थी, बहुत कम ही खेती थी, और उसी में वो कपास उगाया करती थी, ठीक है। कपास उगाने के बाद उन्होंने देखा कि पहले से ही जिस बनिया से या जिस मिडल मैन से उन्होंने ब्याज लिया हुआ है कि भैया हमको कर्जा दो, हमको खेती करनी है, अंत में वो कहता है कि इसी मतलब कि शर्त पे वो कर्ज में देता है कि आप अपना जो उपज है वो केवल और केवल हमको ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। तो जब अगर ये चीज़ें पहले से ही तय हो गई है कि एक ही व्यक्ति को उपज अपनी बेचनी है, तो ये बात तो तय है कि वो अन्य लोगों की अपेक्षा आपसे कम ही रेट में आपका जो सामान है वो खरीदेगा, और उसी की ये शिकार मतलब कि छोटी किसान होती हैं, और उनको बचत कुछ भी नहीं होती। तो वही वाली कहानी है। ये जो स्वप्ना है ये कुरनूल, जो कि कहाँ पे है बताइए, वहाँ पे कपास उगाने का काम करती हैं। कर्ज के जाल में कैसे फंसती हैं? तो यही मतलब खेती करने के लिए पहले वो जा कर के सूदखोर बनिया जिससे भी होगा, जो भी मतलब वहाँ पे कहें, उनसे कर्जा लेगी, और वो इसी शर्त के साथ इनको कर्जा देगा कि तुम हम अपनी फसल हम ही को बेचोगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि खेती करने में बहुत पैसा लगता है, उसमें कीटनाशक खरीदने से लेकर के पानी से सिंचाई, मतलब पहले बीज खरीदो, खेत में जुताई, उसमें पानी, कीटनाशक डालो, कभी कभी निराई वगैरह भी करवानी आ जाती है, और मतलब कुल मिला के बहुत पैसा लगता है, अंत में मिलता कुछ नहीं है। मेरे पापा किसान है, मेरे मम्मी पापा किसान ही करते हैं ना, तो मुझे पता है इन सब का बड़ा बहुत रोना है सच में आगे देखिए शोषण कैसे होता है। तो मंडी में जो कपास का भाव है यद्यपि अच्छा होगा, बावजूद इसके चूंकि शर्त पहले से ही तय हो गई है कि कपास उसी एक व्यक्ति को बेचोगे जिससे आपने पैसा लिया है, तो मोल भाव करने की जो आपकी क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। आप मोल भाव नहीं कर सकते फिर किसी और व्यापारी के पास जा करके, मतलब ये नहीं कह सकते कि इतने में नहीं लोगे तो हम नहीं देंगे तुमको अपना सामान, ठीक है। चलिए ये एक प्यारा सा कमीज का चित्र है, इसमें आपको सारा का सारा कैसे ये कमीज बना हुआ है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये कपास का पेड़ है, ठीक है। यहाँ से कपास, गोलक से कपास यहाँ निकली, रुई बनी, रुई बनने के बाद उसका ये धुनाई उनाई होकर के तागा बना, तागा बनने के बाद फिर वो दर्जी के यहाँ ये देखिए बोरा में लद लद के जा रहा है, ये मिल में पहुंचा, मिल में पहुंचने के बाद फिर कपड़ा मतलब कपड़ा बना, और कपड़ा बनने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है मतलब शॉपकीपर के पास, जहाँ से ये बेचा जाएगा यानी कि अंतिम उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
यहाँ दिखाया गया है आपको, वो भी एक तरीका ही है कि कुरनूल की कपास मंडी में जो मतलब व्यापारी है वो कपास बेचता है, किसान वाली कहानी यहाँ पे दी नहीं गई है। फिर जिनिंग जो मिलें हैं वो कपास को खरीदती हैं और इन मिलों में कपास से जो बीज है उसको हटाया जाता है और फिर दबा करके कपास का गट्ठर बनता है। सूत काटने की जो मिलें हैं वो कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं और आगे चल के क्या होता है, आगे चल के सूत काटने की जो मिल है वो कपास से धागा बनाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, सूत काटने की जो व्यापारी हैं ये लोग धागा बेच देते हैं। तो इस उसके बाद फिर दर्जी के यहाँ जाएगा, फिर कपड़ा उपड़ा बनेगा, ये सारी चीजें हैं। चलिए, वो तो कपास की कहानी रही। ये देखिए इरोड जो कि तमिलनाडु का है, वहाँ पे एक कपड़ा बाजार, इसके बारे में देख लेंगे। तो ये संसार का विशालतम बाजारों में से एक माना जाता है, जो कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है। ये आराम से पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे देखिए व्यापारी, बुनकर और वस्त्र निर्यातक ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। बाजार है तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे ही। ये मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पता नहीं कितनी बार पूछते हैं। व्यापारियों से ही रिलेटेड ये पॉइंट है और मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि ये मध्यकाल से, ओ सॉरी, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप देखिए ये मतलब क्लास 7 पॉलिटी में ही पूछा गया। हालांकि इसी टाइप का जो पॉइंट है वो ना आपको आधुनिक भारत के इतिहास में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से ये दादन व्यवस्था पूछी गई है। तो दादन व्यवस्था क्या होती है, जिसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा ही पता होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन खूब बन जाता है, परिभाषा ही। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो व्यापारी हैं ये बुनकरों को कच्चा माल यानी कि सूत जो है दे देते हैं और उनसे तैयार माल यानी कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मतलब स्टार मार्क करके मतलब रख लीजिए। इससे बुनकरों को कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होती है, हानि ज़्यादा होगी। तो देखिए क्या लाभ होता है, तो सूत खरीदने के लिए एक तो उनको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, अर्थात सूत उनको मिल जा रहा है, आपके पास स्किल है तो आप कपड़ा बना लोगे। तैयार कपड़ा बेचने की चिंता नहीं होती, मतलब ऐसी भी चिंता नहीं होगा कि यार कपड़ा बना लिया है तो इसको खरीदेगा कौन, क्योंकि पहले से ही चीजें तय हैं कि आप उन्हीं को बेच दोगे। लेकिन क्या नुकसान हो रहा है ये आप देखिए। पहला नुकसान है कि जो बुनकर है, पहली बात तो उनको बाजार भाव से मतलब नहीं रहता, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है उन्होंने बता दिया है कितने में खरीदेंगे। ठीक है, व्यापारी कम मजदूरी भी उनको देते हैं, मजदूरी भी कम मिलेगी। इसके साथ साथ ये तो पूरी तरह से उन्हीं व्यापारियों के ऊपर ही निर्भर है जो लोग इनको सूत दिए हुए हैं। और साथ में जो बुनकर है ना, इनको करघे खरीदने में जो अपनी जमा पूंजी है वो लगानी पड़ती है, और एक करघे की कीमत कम से कम 20,000 होती थी, और मतलब कम से कम 2 करघे चाहिए तो 40,000 में बेचारे करघे खरीद रहे हैं। तो इस वजह से ना जो नुकसान है वो इनका ज़्यादा होता है। दादन व्यवस्था में जो बुनकर हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। फ़ायदा केवल इतना ही है कि अगर उनके पास धागा नहीं भी है यानी कि सूत नहीं भी है, तब भी कम से कम वो अपनी जो स्किल है उसको यूज़ कर ले जाएंगे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे ये जो दादन व्यवस्था है इसमें नुकसान ज़्यादा है, तो फिर संघ वगैरह बना लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बुनकर जो है सहकारी संस्थाएं कुछ बनती हैं। जैसे उद्देश्य क्या होता है पहले यही जानिए। तो हर सरकारी संस्था, मतलब हर सहकारी संस्था का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य इसका भी होगा। तो व्यापारियों पर निर्भरता कम करना और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाना, ये सारी की सारी जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो दूध की हो, चाहे वो बुनकरों से रिलेटेड हो या फिर और कोई हो, इनका यही उद्देश्य होता है। कार्य क्या है, तो बुनकर इसमें समूह बनाते हैं, सामूहिक रूप से सूद खरीदते हैं और कपड़े का विपणन यानी मार्केटिंग खुद ही करते हैं। सरकारों के द्वारा मदद भी इसमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, तमिलनाडु सरकार ने निःशुल्क गणवेश योजना के लिए उनसे कपड़ा खरीदने का जो काम है वो किया, कोऑप्टेक्स दुकानों के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दिल्ली के निकट एक वस्त्र निर्यातक कारखाना यानी कि जो कपड़े बेचने का कारखाना है, बनाने वाला कारखाना है, उसको देखिए। तो इरेड के जो मतलब व्यापारी थे वो लोग दिल्ली के निर्यातों यानी एक्सपोर्टर्स को अपना कपड़ा भेजा करते थे। और इसके साथ साथ देखिए जो विदेशी खरीदार हैं इनके द्वारा कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखिए, अमेरिका और यूरोप के जो बड़े व्यवसायी हैं ये न्यूनतम दाम, उच्च गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी की शर्त रखते हैं। समझ रहे हैं काम मतलब पैसा कम देना है, बाकी क्वालिटी एकदम A1 होनी चाहिए। और टाइम पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तो फिर समझ लो तुम्हारी आफत ही है तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए मजदूरों पे इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम खर्च इनको मिलता है। ठीक है, और साथ में टेम्परेरी भी होते हैं, यानी कि जब काम है तब इनके लिए मतलब कि नौकरी है, काम खत्म तुम्हारी नौकरी भी गई। और मजदूरी तो वैसे भी नहीं है, यानी कि काम ज़्यादा लेना है, मजदूरी कम देनी है। ये इस तरह का सिस्टम मिलों में चल रहा है।
फिर देखिए सबसे ज़्यादा, जैसे कोई भी कपड़ा मिल है उसमें जो वेतन है, अगर उसके हिसाब से आप सर देखें कि सबसे ज़्यादा जो वेतन है वो किसको मिल रहा है, तो देखिए भले ही मजदूर जो हैं वो काम ज़्यादा करते हैं लेकिन आमदनी हमेशा मालिक की ज़्यादा होती है। कैसे? यहाँ पे देखिए मालिक को छोड़ दीजिए, अब देखिए सूत काटने का जो काम है वो किसानों ने किया, ठीक है। जो धागा वगैरह है बना के दे दिए, और भी बहुत सारे चुटुर मुटुर टाइप के काम होते हैं जो अन्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वेतन जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो किसको मिलता है? दर्जी को मिलता है, यानी कि जो कपड़े का सिलाई कर रहे हैं। आगे देखिए धागे काटने और बटन लगाने का काम ये महिलाओं से करवाया जाता है, और उनकी पेमेंट तो वैसे ही हर जगह कम रहती है, तो वो देखिए। फिर देखिए बाजार और समानता, सबसे ज्यादा इसमें लाभ कौन कमा रहा है बाजार में, तो ये पीडीएफ दरअसल कल ही बनाई थी ना मैंने, इस वजह से आप देखिए कि इसमें एक टॉपिक के बाद एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। इसमें वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, हम सब जानते हैं क्या कहानी है, लेकिन कुछ छूट ना जाए इस वजह से मैं आपको बस फटाफट बता दे रही हूँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपसे मतलब जो आपको बेसिक नॉलेज में ना हो, आप सब ये सारी चीजें जानते हैं, बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं बता रही हूँ। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो दादन व्यवस्था था, वो तो हमने पहले ही देख लिया। बाजार और समानता, इसमें लाभ कौन कमाता है, तो आप देखिए बाजार की श्रृंखला में मतलब कि जो वितरण है ना लाभ का, वो हमेशा ही असमान रहता है। कभी कभी ना अगर आपसे स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन बन गया कि बाजार की श्रृंखला में लाभ का वितरण समान होता है, तो आप लोग फ्लो में गलत कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है? असमान होता है, यानी कि सबको बराबर लाभ नहीं मिलता है। जैसे विदेशी जो व्यवसायी ब्रांड है ये सर्वाधिक मुनाफा कमाते हैं, जैसे 300 की शर्ट ये लोग 1800 में बेच लेते हैं। तो ब्रांड देखते नहीं हम लोग, ब्रांड के नाम पे कुछ भी खरीदना पड़ जाता है। अब मैं उस दिन गई थी सोराव सोराव में मैंने एक कपड़ा खरीदा, मैं सही बताऊँ ना तो मैं 200-300 से ज़्यादा के कपड़े खरीदती नहीं हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ भैया, इतना पैसा होता नहीं है। पापा के लिए मुझे इनर लेनी थी, वो बताया कोजी ब्रांड की है और 615 की दिया। अरे हम मतलब लेने के बाद हमको रेट पता चला, अब हम वहाँ पे एकदम कसमसा के रह गए, हिम्मत भी नहीं हो रही कि जाने दो इतना महंगा है। ऊपर से मामा जी पैसा दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मामा पैसा दे रहे हैं ले ही लेते हैं। तो मतलब इतना खल गया हमको, बताओ नॉर्मली ऑनलाइन खरीदते 200-250-300 के मिल जाता, उनको 600 पता नहीं क्या ऐसा है। तो बस वही बताया मुझे बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज में, मैडम ब्रांड है ब्रांड। अरे क्या करेंगे इस ब्रांड का, देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्रांड को देखिए कि 300 की शर्ट ब्रांड के नाम पे 1800 की बेची जा रही है। तो ब्रांड ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो भैया, बस गुजर बसर हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए जो वस्त्र का निर्यातक है वो मध्यम लाभ कमाता है, जो व्यापारी है वो कम लाभ कमाते हैं, और सबसे कम जो लाभ कमाने वाले हैं वो तो हम सभी जानते हैं बुनकर और किसान हैं, इनकी कमाई सबसे कम होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना इन्होंने मतलब पूंजी लगाई हुई है ना, वो पूंजी भी इनको वापस में नहीं मिलती है। चलिए आगे देखें, और सबसे ज़्यादा शोषण भी इन्हीं को होता है। अब जैसे हम लोग हैं, आलू जो है पापा मेरे उगा रहे हैं इस समय, पता नहीं क्या हो जाता है, हर साल ही हमारे यहाँ आलू में तो कुछ ना कुछ दिक्कत ही हो जाती है। तो सबसे कम जो पैसा मिलता है वो हम ही लोग को मिलता है, किसान को ही मिलता है। उसके बाद जो खरीद के यहाँ से ले जाएंगे वो लोग ज़्यादा पैसे में बेचेंगे बाजार में। जो आलू यहाँ पे 6 रुपए किलो हमारे यहाँ से लेके गए, वही बाजार में 20-25 रुपए किलो मिलती है। मतलब ऐसे सोचना पड़ जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा हम लोग लगा के आलू उगाएं, और सबसे घटिया जो रेट मिलता है वो हम ही लोग को मिलता है। तो किसान की जो स्थिति है ना इस देश में, वो सबसे ज़्यादा गंदी है। इसी वजह से किसान को लोग बेचारे की दृष्टि से देखते हैं, अरे यार बेचारा किसान है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कोई भी जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो खेती किसानी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जितनी मेहनत है उसका मतलब तिहावा भी पैसा नहीं मिलता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जिनिंग मिल क्या है, तो वो फैक्ट्री जहाँ पे रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं और रुई को दबा करके गट्ठर बनाया जाता है। निर्यातक कौन होते हैं, तो वो व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचने का काम करता है, उसे हम लोग एक्सपोर्टर्स कहते हैं। मुनाफा तो हम सभी जानते हैं भैया, मुनाफा कौन नहीं जानेगा, कि आमदनी में सारे खर्चों को घटाने के बाद जो हमें राशि मिलती है उसे हम कहते हैं कि भैया ये मुनाफा है। ठीक है, तो बस इतना ही था। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे, 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं। पहले तो क्वेश्चन दादन व्यवस्था से ही लिया गया है, जितना मन करे उतना स्टॉल लगा लीजिए कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कि बुनकर अपना सूत खरीदते हैं और कपड़ा बाजार में बेचते हैं, तो नहीं, हमने देखा था कि बुनकरों को सूत व्यापारी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो ये दादन व्यवस्था है जिसमें अच्छा खासा जो बुनकर है बेचारे उनको नुकसान होता है।
अगला क्वेश्चन मैंने पैडागोजी से लिया हुआ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो पैडागोजी से ही बनेंगे। बस दादन व्यवस्था वाला कंसेप्चुअल टॉपिक है जो मैंने बता दिया। तो यहाँ देखिए, कोई एक टीचर हैं जो कि बाजार में एक कमीज अध्याय पढ़ाते हुए समय स्वप्ना की कहानी का उपयोग कर रही हैं। बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं कि कपास की खेती की तकनीक सिखाना। दूसरा, कपास में छोटे उत्पादकों की असहायता और शोषण को समझाना। तो बस यही हो जाएगा कि कैसे जो बेचारे छोटे किसान हैं, छोटे जो उत्पादक हैं, उनको कितनी मुश्किलों से वो अपना अनाज मतलब उपजाते हैं, अपनी फसल उपजाते हैं, और अंत में उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना लाभ भी नहीं मिलता है। ठीक है, और यही हुआ था उस बेचारी के साथ। उसकी दादी के पास जब वो गई ना, तो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था उसकी दादी को इतना कम कमाया है। उसकी दादी तो सपने संजोए बैठी थी कि इस बार जो है फसल अच्छी हुई है, फसल का बेच करके जो पैसा मिलेगा उससे हमारा कुछ काम हो सकेगा। लेकिन अब देखिए, उसका गुजर बसर भी होने भर का पैसा नहीं मिला। यहाँ देखिए, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी ने स्वप्ना को कपास का कम मूल्य क्यों दिया था। तो आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि क्या गुणवत्ता खराब थी। नहीं, हमने आपको बताया कि गुणवत्ता वगैरह नहीं खराब थी। स्वप्ना ने सबसे ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था और फसल उसे ही बेचने का वादा किया था। तो यही होता है, जो सूदखोर होते हैं, आप उनसे पहले से ही पैसा लेंगे तो अंत में उन्हीं को फसल देनी पड़ती है। अब देखो, दुनिया की बात मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात बताऊं। मेरे पापा जैसे, हम लोग किसान हैं, खेती किसानी के अलावा हम लोगों के रोजगार का और कोई जरिया नहीं है। हम लोगों का गुजर बसर केवल और केवल खेती किसानी से ही हो रहा है। तो जैसे 6 महीने की फसल लग गई, ठीक है, तो 6 महीने की उस फसल की देख रेख करने और घर का खर्चा चलाने तक का सारा का काम किसी ना किसी दुकानदार से ही चलता रहता है। ठीक है, जो बड़े बड़े बनिया सेठ टाइप के लोग हैं उनसे। तो जैसे किराने का कोई सामान है, तेल साबुन लेना है, तो सब कुछ वहीं से आ रहा है। अंत में क्या होता है, अंत में सारी की सारी फसल उन्हीं को दे दी जाती है, और उसके बाद फिर हम लोग उसी कर्जे में फंस जाते हैं। तो ये जो कर्ज का जाल है ना, वो ऐसे ही चलता रहता है। तो जो लोग इस लाइफ को जी रहे हैं ना, उनके लिए ये चैप्टर एकदम मतलब लगता है कि हाँ यार, सच में यही तो हो रहा है। अब बाकी जो लोग यहाँ मतलब किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हो सकता है उनके लिए ये लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, भारत बहुत अमीर हो गया, तो अमीर उमीर कुछ नहीं हो गया। ये जो चक्र है ना, ये पहले भी चल रहा था किसानों के साथ, आज भी चल रहा है। आगे देखिए, कह रहे हैं जो इरोड का कपड़ा बाजार है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताइए, मतलब बताना है। तो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, केरल या कर्नाटका में, बताइए। 1 मिनट का टाइम, सॉरी 1 मिनट नहीं, 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। तो 2 सेकंड समाप्त हुए, उत्तर लीजिए तमिलनाडु, ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए, जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपको बताना है। पहला देखिए कि व्यापारियों को अधिक मुनाफा देना, वो तो पहले से ही लूट खा रहे हैं, उनको क्या मुनाफा देना। सरकार को टैक्स दे, मतलब सरकार से टैक्स बचाना, ऐसी कोई बात नहीं है। बुनकर उत्पादक, तो मतलब जो उत्पादक हैं उनकी व्यापारियों पर निर्भरता को कम करना और उनकी आमदनी को बढ़ाना, यही मतलब मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से पैडागोजी का क्वेश्चन है कि एसएसटी की क्लास यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बाजार की श्रृंखला यानी चेन ऑफ मार्केट्स को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। पहला देखिए, कह रहे हैं पाठ्य पुस्तकों को जोर जोर से पढ़ना। तो भैया चाहे जितना गला फाड़ के पढ़ लो, क्या समझ आ जाएगा, कुछ नहीं। कह रहे हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उत्पाद के सफर को दर्शाना, जैसे किसान से व्यापारी, कारखाना, ग्राहक। मुझे तो सबसे अच्छा यही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी उसका उत्तर भी हो जाएगा। भाषण उषण दे करके ना आप इन सारी स्थितियों को नहीं समझा सकते हैं बच्चों को। आगे देखिए, कह रहे हैं बाजार की श्रृंखला में सर्वाधिक प्रॉफिट कौन कमाता है। तो क्या ये कपास उगाने वाले किसान, ये तो बेचारे सबसे गरीब रह जाते हैं, इनको सबसे कम लाभ मिलता है। ठीक है, इरोड का व्यापारी, व्यापारी भी उतना नहीं कमाएगा जितना कि विदेशी व्यवसायी ब्रांड कमा लेते हैं। ब्रांड का नाम दे करके 300 का सामान 1300 में बेच लेंगे, 2300 में भी बेच लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो एप्पल ब्रांड है, उसका मतलब जो फोन वगैरह होता है, उसको साफ करने का तौलिया भी उसका जो है मतलब 3000 का आता है। सोचिए क्या जरूरत है, हम लोग अपने कपड़े से साफ कर लेंगे जो हम लोगों के यहाँ 10 रुपए का हैंग की है, लेकिन नहीं, सोचो। आगे देखिए, जिनिंग मिल का क्या कार्य है। ऑप्शन देखिए, कपड़े की सिलाई करना। तो क्या ये सिलाई करते हैं, नहीं। रुई के गोले से जो बीज है उसको अलग करना और गट्ठर बनाना। ठीक है, तो जो कपास होता है ना, आपने देखा होगा जब कपास गोलक से कपास निकलता है तो उसमें ना काली काली मतलब कि काला काला बीज रहता है, फिर उससे रुई को अलग करना पड़ता है। तो वही कहाँ पे होता है, जिनिंग मिल में। अगला देखिए, वस्त्र निर्यात कारखानों में मजदूरों की स्थिति के बारे में क्या सत्य है, बताइए। कह रहे हैं कि उन्हें अस्थायी रोजगार मिलता है, बिल्कुल नहीं। जब
मतलब कि जो मालिक हैं उनके पास ये ऑर्डर है, तभी तक के लिए इनके पास काम है। वेतन ऊंचा मिलता है, चुप करो, ज्यादा काम कम वेतन, ये सब होता है। कह रहे हैं उन्हें अस्थायी रूप में रखा जाता है और काम का अधिक दबाव होता है। तो बस यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। और कहीं ना जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम मरे जा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि कम काम करो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो कभी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना काम करते हैं ये तो सभी जानते हैं, और सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, इसी वजह से वो भी सोच रही है कि मारो गोली, जॉब ही नहीं देंगे। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इस अध्याय का नाम बाजार में एक कमीज क्यों रखा गया होगा, बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि क्योंकि यह सिर्फ एक सिलाई के बारे में, देखिए केवल टाइप का अगर कहीं भी मिल जाए स्टेटमेंट तो वो रॉन्ग ही होता है। ये छात्रों को एक सामान्य वस्तु कमीज के माध्यम से जटिल आर्थिक प्रक्रियाओं को और असमानता को जोड़ने में मदद करता है। तो बस यही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। बस इतना ही था, ठीक है। तो मैंने आज 2 टॉपिक कवर किए हैं नोट्स के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।